हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को मैं एस्ट्रोनॉमी की लगभग क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूं। एक दो क्वेश्चन सीरीज और आएंगे एस्ट्रोनॉमी का और एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज भी आपसे आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री की ये क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 है। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन सीरीज 2, 3, 4 लेकर के आऊंगा। जैसे मैं एस्ट्रोनॉमी में आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करता था, उसी तरीके से इस सीरीज में भी मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, उसके बाद मेडाइवल पर जाएंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर जाएंगे। इस तरह से करके मैं आपसे लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा हिस्ट्री का। एंशियंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अब वो चाहे किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में आए होंगे, चाहे किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में आए होंगे, चाहे फिर वो यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन हुए हैं, वो सारे इसमें इनकलकेट करके रहूंगा। जिस तरह से आपकी हिस्ट्री की एक होलिस्टिक तैयारी हो जाए। क्योंकि आप जब एक क्वेश्चन को पढ़ते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप अब ये सोचो कि सर मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नहीं, उसका कुछ एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो रहेगा वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आसान होगा, लेकिन टॉपिक वही रहता है। समझ में आई बात? तो अगर आप लोग यूकेलिप्टस के पेड़ को छूने की बात सोचोगे तो आम का पेड़ छू पाओगे। आम के पेड़ को छूने की बात सोचोगे, अगर वही सोच रहेगा दिमाग में कि आम के पेड़ को छूना है, तो फिर टमाटर का पौधा ही छू पाओगे। अगर अब सोचिए टमाटर के पौधे को छूने की है तो फिर क्या छूओगे? घास ही छूओगे। और सोच अगर घास छूने की है तो फिर क्या छूओगे? फिर तो धूल ही छूते रह जाओगे। इसलिए थोड़ी सी सोच जो है वो ऊंची रखो। ये मत समझो कि इतना ज्यादा पढ़ना रहेगा और भी सब्जेक्ट है। नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, देखो 15 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए यहाँ पर। उस 15 क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है बात? इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज 1 को। ठीक है, तो इसकी ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। स्टोन एज के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। पहले स्टोन एज करेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूंगा, उससे पहले चलकोलिथिक एज की भी बात कर लूंगा मैं आपसे। फिर वैदिक एज पर जाएंगे, फिर इसके बाद महाजनपद काल पर जाएंगे, फिर जितने भी धर्म आए थे उनके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद मगध एम्पायर के बारे में बात करेंगे। इस तरह से आगे मैं बढ़ते जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न पूर्व पाषाण काल में के मानव के बारे में निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज? तो अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। ए ऐप पे आपकी हिस्ट्री का कोर्स लाइव हो चुका है। हिस्ट्री के बैच में शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। बहुत जल्दी क्या, शुरू हो ही गया है। वो एडमिशन्स उसमें ओपन हो गए हैं। जैसे वो एडमिशन्स उसमें पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद से मैं हिस्ट्री का बैच उसमें शुरू कर दूंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन डिटेल स्टडी वहां पर करवाऊंगा मैं। बहुत ही डिटेल में वहां पर सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। इतना इतना समझ लेना कि हिस्ट्री अगर वहां पर पढ़ ली, उसके बाद से हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां पर हिस्ट्री डिटेल में पढ़ लो, वहां पर प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, मॉक पेपर दे लो, बात खत्म। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट के मैं बैच शुरू करूंगा। ये सारी चीजें कर डालोगे, जीएस पूरा तैयार हो जाएगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पर देखते हैं पहले। अब यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न पूर्व पाषाण काल। अब ये पूर्व पाषाण काल क्या है या पाषाण काल की बात करते हैं। देखो, पाषाण काल क्या होता है कि वह एज है जहां पर मानव को किसी भी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो किसका प्रयोग करता था? वो प्रयोग करता था स्टोन का। वो किसका प्रयोग करता था? वो प्रयोग करता था स्टोन का या फिर पत्थर का प्रयोग करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव में विकास होगा, उस विकास के चरण में मानव को धातुओं के बारे में जानकारी होगी। तो जो सबसे पहला धातु उसे पता चलेगा वो पता चलेगा कॉपर। कॉपर। कॉपर के बाद उसे पता चलता है टिन। अब वह इस कॉपर और टिन को मिला करके बनाता है ब्रॉन्ज। उसके बाद से जब रिवॉल्यूशन या फिर क्रांति की अगर बात करते हो, वो तब आती है जब मानव को पता चलता है किसके बारे में? आयरन के बारे में। अब आयरन के बारे में जानने से अब आयरन के बारे में जैसे जानकारी मिलेगी तो वेपन्स बनना और बाकी सारी चीजें बनना उसके शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी यूज में आयरन आएगा, जिस वजह से अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरह से समझो एक तरफ से रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मगध को ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। सिर्फ एक कारण नहीं है, वो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी वो डिस्कस यहाँ पर नहीं करूंगा मैं। धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो शुरुआत किससे होती है? वो होती है स्टोन से। अब जिस एज में सिर्फ और सिर्फ स्टोन की यूज होता है उसे बोलते हैं स्टोन एज या फिर पाषाण काल बोला जाता है। अब ये जो आपका स्टोन एज है, स्टोन एज है, इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है पुरा पाषाण। पुरा पाषाण।
दूसरा होता है मध्यपाषाण, मध्य पाषाण, और तीसरा होता है नवपाषाण, नवपाषाण। ये तो मोटा मोटा डिवीजन हो गया। अब ये जो पूरा पाषाण है ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है, ये लाखों का टाइम पीरियड है, इसलिए फिर फर्दर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तीन पार्ट में। पूरा पाषाण जो होता है फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट में, और ये कौन सा टाइम है? तो पहला होता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। अब कहोगे सर अंग्रेजी में बता दो, तो इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, इसे बोलते हैं मेसोलिथिक, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक है बात। इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक। फिर आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। और फिर आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, या फिर इसको बोला जाता है अपर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये है पूरा पाषाण काल के पार्ट। मध्य पाषाण काल का पीरियड जो होता है वो 1000 में हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। नव पाषाण काल की बात करोगे तो ये भी 1000 में हो जाता है, इसलिए हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर लाखों की बात हो जाएगी, जहां पर लाखों सालों की बात आ जाती है, तो उसको छोटा छोटा करके हम देख लेते हैं। अब ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है, यह वह समय है जिस समय मानव का 99% जीवन बीता था। मतलब यह वह समय है जब 99% मानव के जीवन में विकास हो रहा था, उसे बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। अब यहां पर बात किसकी हो रही है? वो हो रही है निम्न पूर्व पाषाण काल की। बस उसी पुरा पाषाण या फिर पूर्व पाषाण काल बोलोगे, बात वही है। तो निम्न पूर्व पाषाण काल की बात हो रही थी। अब इसमें ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज? पूरा पाषाण में भी किसकी बात कर रहा है? ये निम्न की बात कर रहा है। फिर उसी तरह मध्य की बात करेंगे, फिर उच्च की बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण की बात करेंगे, और फिर नवपाषाण की बात करेंगे। पहला ऑप्शन, ये पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। इट यूज पॉलिश्ड एक्सेस, नहीं, पॉलिश की तो बात ही नहीं होती। इस समय मानव को पत्थरों का प्रयोग करना भी उसने आरंभ किया था। बड़े बड़े पत्थर बना रहा था वो, और उन पत्थरों के प्रयोग से वह जानवरों को मारता था, अपनी रक्षा करता था, ये सारी चीजें करता था। तो पॉलिशदार अभी यहां बनेगा। पॉलिश की अगर बात करोगे तो वह नवपाषाण में हो जाएगा। ठीक है बात। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही बात है। अभी कोर उपकरण क्या होता है? कोर का मतलब होता है जो पत्थर होता है, ये बड़ा सा पत्थर है। इस पत्थर पर हम एक पेबल से, पेबल जानते हो, छोटे छोटे पटिकाश में कह सकते हो, उससे हम इसको मारते हैं। अब ये जो कोर उपकरण है इसको बोला जाता है कोर। अब इस पेबल से इस कोर पर जब वो मारता था तो इस कोर से क्या होता था? छोटे छोटे और पार्ट निकलते थे। नुकीला बनाने के लिए उसको क्या करता था? इस पेबल से उस पर मारता था। तो ये जो कोर उपकरण है पहले इसका प्रयोग होगा। फिर उसके बाद ये जो पार्ट निकलते हैं इसको बोला जाता है फलक। क्या बोलते हैं? फलक, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्लेक। तो कोर और फ्लेक, पहले किसका प्रयोग होगा? कोर का। फिर धीरे धीरे उसको पता चलेगा, थोड़ा सा बुद्धि का विकास होगा तो उसको पता चलेगा कोर के साथ साथ हम और किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्लेक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उस कोर और फ्लेक को भी वो क्या करेगा? धीरे धीरे घिस करके और छोटा बनाएगा, और छोटा बना करके फिर तीर कमान बनाएगा, तीर कमान बना करके फिर दूर फेंकने वाले भालों का निर्माण करेगा। तो इस तरह से मानव की बुद्धि में विकास होता चला जाएगा। तो अभी ये वो समय है जिस समय मानव का भी विकास चल ही रहा है, विकास के क्रम में ही है। तो उस समय वो क्या फलक का प्रयोग कर पाएगा? नहीं, उसका दिमाग उतना चल ही नहीं पा रहा। तो किसका प्रयोग करेगा? वो कोर उपकरणों का ही प्रयोग करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ही यूज्ड कोर डिवाइसेस। वह पशुपालक था, नहीं, पशुपालक की अगर आप बात करते हो तो मध्य पाषाण की बात हो जाती है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता है, नहीं, अभी वो बात ही नहीं आई है, वो आएगी मध्य पूरा पाषाण काल में, फिर उच्च पूरा पाषाण काल में, और मॉडिफाई होगा मध्य पाषाण काल में, पॉलिश्ड होने लगेगा किसमें? नवपाषाण काल में। तो ये धीरे धीरे क्रम है। तो अभी निम्न पूरा पाषाण काल में वो किसका प्रयोग करेगा? कोर का प्रयोग करेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या सीखा कि मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? स्टोन का प्रयोग किया था। सबसे पहली धातु कौन सी मिली थी उसको? कॉपर। ऐसे याद कर लो, सीबीआई, सीबीआई याद कर लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन याद कर सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह से याद कर सकते हो, जो भी मन करे वो याद करो। देखो, हिस्ट्री में ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं, भरमार है ट्रिक्स की। ठीक है बात। तुम व्हाट्सएप पे स्टडी करोगे, फलाना ट्रिक्स, ढिमका ट्रिक, फेसबुक पर जाओगे फलाना ट्रिक, यूट्यूब पर जाओगे फलाना ट्रिक से याद करो। अब देखो बाबू, जहां पर ट्रिक की जरूरत होती है वहीं पर ट्रिक का यूज करो। हर जगह ट्रिक 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 करोगे ना, फिर ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीज आसान है उसे ऐसे याद कर लो, जो चीज थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है। हर चीज के लिए ट्रिक मत करो, नहीं तो ट्रिक याद करने में ट्रिक याद हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दे दिया, कौन सा? सीबीआई, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो सी से क्या हो जाता है? सबसे पहले कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज, एक मिश्र धातु हो जाती है, फिर उसके बाद आयरन का प्रयोग होता है। ये है आपका कॉपर। कॉपर और स्टोन चैल्कोलिथिक एज, कॉपर और टिन मिला के ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन होता है। आयरन कहां पर? वैदिक काल में प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? अब यहां पर ना ही निम्न की बात किया है, ना ही
मध्य की बात किया ना ही उच्च की बात किया। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, प्रमुख कार्य क्या था। तो अब देखो, जब आप पुरा पाषाण की बात करते हो तो यहाँ पर मुख्य कार्य था शिकार, आखेट, ये सारी चीजें थी, ये कार्य करता था ये, ठीक है बात। हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग और गैदरिंग का काम था यहाँ पर। जब मध्य पाषाण काल में आ जाएगा तो वह मानव को पालना शुरू करेगा और जो जंगली चीजें हैं उनका प्रयोग करना शुरू करेगा, जैसे जंगली चावल, जंगली जितने भी आपकी चीजें, उसका प्रयोग करना शुरू करेगा। जैसे ही नवपाषाण काल आएगा तो कृषि आ जाएगी। नवपाषाण काल क्या होगा, कृषि आ जाएगी वहां पर, ठीक है बात। पशुओं को पालना आरंभ करेगा मध्य पाषाण काल से। तो सबसे पहला जो पशु होगा पालतू बनेगा वो बनेगा कुत्ता। सबसे पहला मानव का जो पशु बनता है वो कुत्ता बनता है। क्यों, मानव भी ऑमनीवोरस है, कुत्ता भी ऑमनीवोरस है, तो जो मानव खाता है तो वही कुत्ता भी खा लेता है। तो जैसे आप लोग के घर में अगर किसी घर में कुत्ता होगा, वो जानते होंगे, तुम दाल रोटी खाओगे वो भी दाल रोटी खा लेगा, तुम मीट मछली खाओगे वो मीट मछली खा लेगा, तुम अंडा खाओगे वो अंडा खा लेगा, मतलब जो तुम खाते हो वही वो खा लेता है, वो ऑमनीवोरस होता है। सबसे पहला पशु जो बनेगा वो पालतू कौन सा बनेगा, वो कुत्ता बनता है। कुत्ता इतने समय सिक्योरिटी का भी काम करता है, वफादार भी होता है। गुफा के बाहर अगर उसे छोड़ दो तो भाव भाव करके कोई जानवर आता है तो बता देता है, जिससे वो लोग अपने आप को सिक्योर कर सकते थे, बहुत सारी चीजें। पूर्व पाषाण काल मानव का मुख्य धंधा क्या था, क्या था धंधा, कृषि नहीं, अभी कृषि का आरंभ ही नहीं हुआ था। मिट्टी के बर्तन बनाना, अरे भाई जब तक मिट्टी के बर्तन तब बनेंगे ना जब कृषि आ जाएगी। जब कृषि आ जाएगी तब मिट्टी के बर्तन बनेंगे, जिससे वो अनाज को पकाना या फिर अनाज को स्टोर करना शुरू करेगा। पशुपालन नहीं, पशुपालन का आरंभ होगा मिडिल आपका मिसोलिथिक एज में या फिर मध्य पाषाण काल में। तो कौन सा काम था, शिकार खेलना, हंटिंग प्लेइंग। यहाँ पर शिकार वो खेला करते थे या फिर शिकार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। अब यहां पर पूछ रहा है वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक साथ एक क्रम में पाए गए हैं, कौन सी जगह है। तो कश्मीर घाटी नहीं, कश्मीर घाटी की बात करोगे वो बहुत बात की चीज हो जाती है। कृष्णा नदी घाटी नहीं, फिर उसके बाद बेलन घाटी, बेलन घाटी, हाँ इसका सही आंसर क्या है, बेलन घाटी है। अब देखो कहाँ कहाँ से मिले हैं, मैं एक चीज और बता देता हूँ। तो पहला तो आपको हो गया बेलन, बेलन बेलन कहाँ पर है, बेलन घाटी जो है ये पड़ता है आपके, बेलन घाटी ये आपके मिर्जापुर प्रयागराज, ठीक है बात। जब आप यूपी में आते हो तो वहां पर बेलन नदी घाटी है, तो वहाँ मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज वाला क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर बेलन नदी वाली घाटी हो जाती है। बेलन घाटी में मिलेगा, एक क्रम से मिले हैं यहाँ पर, चाहे वो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण की बात करोगे। दूसरा है आपका विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, जैसे विंध्य क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो भीमबेटका की गुफाएं हो जाती हैं, आदमगढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है, समझ में आ गई बात, बाघोर वाला क्षेत्र हो जाता है, ये सारे क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है बात। फिर उसका विंध्य क्षेत्र हो गया, विंध्य क्षेत्र के बाद फिर उसका नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। तो अब इनमें से अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता तो आप इसको टिक मारते। यहां पर तीनों क्रम मिले हैं, तीनों काल मिले हैं, पूरा पाषाण भी मिला है, मध्य पाषाण मिला है और नवपाषाण, मतलब अंग्रेजी में बोल दूं तो पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों एक क्रम में मिले हैं। कहां कहां पर मिले हैं, तीन घाटियां, तीन क्षेत्र याद करेंगे, कौन कौन सा, बेलन घाटी, दूसरा विंध्य क्षेत्र और तीसरा नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर क्या ये है, तो कश्मीर घाटी नहीं, ये बहुत बाद में मिला था। कृष्णा घाटी नहीं, ये तो बहुत साउथ में चले गए हो आप। फिर गोदावरी घाटी नहीं, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र और वहां की अगर बात करोगे तो ये भी बहुत बात की। चैल्कोलिथिक काल की बात करोगे, ठीक है बात, उसके बाद आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करोगे तो वो वाले क्षेत्र हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका, बेलन घाटी। कौन सा सही आंसर, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी होगा, बिंद क्षेत्र हो गया, नर्मदा नदी होगा, यहाँ पर तीनों काल मिले हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब पीसीएस के क्वेश्चन है, ठीक है बात, जो पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो शुरुआत में पीसीएस से करूंगा, फिर धीरे धीरे उसको लोअर करता जाऊंगा, जैसे लो करूंगा आपको पता चलेगा ये तो बहुत हलवा हो गया है, ठीक है। सिहावल एक पुरा स्थल है, सिहावल एक एंशियंट साइट है, किससे जुड़ा हुआ है सिहावल, ठीक है बात। अब देखो सिहावल पहले है कहाँ पर, तो इसको समझो सिहावल है एमपी में, सिहावल है कहाँ पर, एमपी में, ठीक है बात। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये है आपके निम्न पूर्व पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, ये लोअर पैलियोलिथिक ए से जुड़ा हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। और कुछ साइड बता देता हूं, जैसे पटपरा है, पटपरा है, पटपरा भी आपका एमपी में है। बाघोर है, बाघौर है। अब देखो एक है बागोर, बागोर है राजस्थान में बाबू, बागोर है राजस्थान में, ये मीजोलिथिक साइट है, मीजोलिथिक साइट है। यहाँ पर बाघौर लिखा है मैंने, बाघौर, ये है बागोर, ग है यहाँ पर, घ है, समझ में आ गई बात, बाघौर। बाघौर कहाँ पर है, एमपी में है, ये भी निम्न पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। एक है खेतौही, खेतौही, ये जो खेतौही है ये भी एमपी में है। तो चार साइट अभी याद करेंगे आपके निम्न पुरा पाषाण काल के, कौन कौन सा है, पटपरा है, बाघौर है और खेतौही है। पटपरा है, बाघौर है और खेतौ है। खेतरी नहीं, खेतरी राजस्थान में है, वो ताम्र के लिए फेमस है, तांबे के लिए, समझ में आ गई बात, किसके लिए, कॉपर माइन है वहां पर, तांबे की खदान है,
खेतरी में, वो राजस्थान में झुंझुनू वाले जिले में, ये खेतौही है। ये कौन सा है? खेतौही है। ठीक है बात, नाम मिलते जुलते तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सिहावल कहाँ पर है? एमपी में। पटपरा कहाँ पर है? एमपी में। बाघौर कहाँ पर है? एमपी में। खेतौही कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है बात, और बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में। मिजोलिथिक साइट है। तो सिहावल की पुरा स्थल है किससे जुड़ा हुआ है? निम्न पुरा पाषाण काल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? अब देखिए, अब अगर आप बात करते हैं प्राचीनतम की, बात करते हैं कहां से मिला हुआ है, कहां से मिला हुआ है प्राचीनतम मानव की जो बात करते हैं, इसकी खोज जो थी वो किया था 1982 में। एक आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अरुण सोनकिया जी। अरुण सोनकिया जी ने इसकी खोज की थी 1982 में। उनको एक कपाल मिला था। कपाल जानते हैं? कपाल मतलब खोपड़ी मिली थी उनको, एक खोपड़ी मिली थी। वहां पर खुदाई करवा रहे थे वहां पर। कहां से मिला था ये कपाल? मिला था हथनौरा से। कहां से मिला था? हथनौरा से। भीमबेटका से चित्र मिला था। सराय नाहर राय अगली साइट है, ये आपको यूपी में मिलेगा। दमदमा भी यूपी में मिलेगा। हथनौरा कहां पर है? ये पड़ता है आपका होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में है हथनौरा। होशंगाबाद जिले में है हथनौरा। ठीक है बात। अब माना जाता है, आप देखो 1982 में अरुण सुनकिया जी को एक कपाल मिला। कहां से? हथनौरा से। हथनौरा कहां पर पड़ता है? होशंगाबाद जिले में। ठीक है बात। अब ये जो कपाल मिला था, ये माना जाता है, जब इसकी डेटिंग निकाली गई, जब इसका एज निकाला गया, तो ये माना जाता है कि ये था इरेक्टस मानव का। इरेक्टस या फिर होमो इरेक्टस आप बोल सकते हो, होमो इरेक्टस। अब ये मानव का क्रम है बाबू, धीरे धीरे जैसे मानव का विकास हुआ था। जैसे सबसे पहले की अगर आप बात करोगे तो प्राइमेट आए, प्राइमेट के बाद होमोनॉइड आए, होमोनॉइड के बाद होमोनिड आए, होमोनिड आए, होमोनिड के बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद मानव आया, फिर बंदर आए। बंदर जो पेड़ों पर रहते थे और थोड़ा सा बाहर निकलते थे, उनको बोला गया आपके रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद आता है जो खुले मैदान में जो बंदर रहते थे, उसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है आपका होमो। होमो आपका जीनस आता है। इस होमो में होमो हैबिलस आता है, होमो इरेक्टस आता है। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद होमो सेपियंस आते हैं। अब उस होमो सेपियंस में होमो निएंडरथाल आता है। ये सारे लुप्त हो गए। अब हम बचे हैं, जो हम हैं वो है होमो सेपियंस सेपियंस। हम क्या हैं? हम है होमो सेपियन सेपियंस। इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा जब क्लास में आ पाओगे। यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब ये होमो इरेक्टस मानव जो था, होमो इरेक्टस मानव जो है वो सीधा खड़ा होकर के चलता था। अब देखो, इससे पहले जितने भी आए थे, चाहे आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हो, चाहे होमोनिड की बात करते हो, चाहे होमोनॉइड की बात करते हो, वो सब जो थे वो चारों पैरों पर चलते। चारों पैरों पर चलने की वजह से ऊर्जा ज्यादा लगती थी और ज्यादा दूर की यात्रा नहीं कर पाते थे। ये जो इरेक्टस मानव था, ये सीधा खड़ा हो गया, मतलब दो पैरों का प्रयोग करता था। अब जब ये दो पैरों का प्रयोग करता था तो ये लंबी दूरी तक जा सकता था, ऊर्जा कम लगती थी। तो ये है होमो इरेक्टस। क्या है? होमो इरेक्टस। तो माना जाता है कि ये जो कपाल अरुण सोनकिया जी को मिला था 1982 में, कहां से मिला था? हथनौरा होशंगाबाद से। वो किस मानव का? होमो इरेक्टस। अब ये होमो इरेक्टस मानव भारत में मिला है, या फिर इसी को बोला जाता है नर्मदा मैन। क्या बोला जाता है? नर्मदा मैन। ठीक है बात। तो अगर आपसे पूछता है नर्मदा मैन की खोज किसने की थी, तो अरुण सोनकिया ने की थी। नर्मदा मैन कहां से मिला है? तो हथनौरा से मिला है। नर्मदा मैन किस आपके किस जिनस का है? तो होमोजिनस का। होमोजिनस में भी कौन सा स्पीशीज है? होमो इरेक्टस है। कौन सा है वो? होमो इरेक्टस है। इतना याद रखिएगा। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी में हथनौरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागौर, बेलन घाटी में बांसघाट। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही उड़ा दोगे। नहीं, अब आप फंसोगे इन दोनों में। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है, कौन सी? हथनौरा। तो किसके साथ जाओगे? ए के साथ। यहां पर होशंगाबाद तो जिला हो गया। होशंगाबाद में पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी थी? हथनौरा। समझ में कौन सी जगह थी? हथनौरा। कब हुई थी खोज? 1982 में। किसने किया था? अरुण सोनकिया जी ने किया था। ठीक है बात। किस कैसा मानव था ये? होमो इरेक्टस मानव था। इसका अन्य नाम क्या है? इसको बोला जाता है आपके नर्मदा मैन भी बोला जाता है। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिस देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? Who get the credit for discovery of first complete stone tool in India, which opened the way for prehistoric studies? अब सीधी सी बात है, यहाँ पर इतना लंबा लिखा हुआ है तो इसमें ये पूछ रहा है वो कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले औजार की खोज की थी जिससे हमें पाषाण काल का अध्ययन शुरू हो गया था। तो कौन से थे? बार्किट थे? नहीं। डी टेरा पीटरसन? नहीं। ये सोन, ये आपको बोल बताऊंगा मैं। ये 1930 की बात है, जब यहाँ पर आपको
सोहन नदी घाटी की मैं बात बताऊंगा। सोहन नदी घाटी या फिर आपको सोहन सिविलाइजेशन, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में बात करूंगा तो वहां पे होगा। अब जो थे आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने सबसे पहली बार, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्होंने 1863 में, 1863 में, 1863 में मद्रास के निकट, मद्रास के निकट पल्लवरम, 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 अंग्रेजी में लिख देता हूं, पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने एक हैंड एक्स खोजा था। हैंड एक्स खोजा था। हैंड एक्स, हैंड एक्स जानते हो, कुल्हाड़ी खोजी थी, पत्थर की बनी हुई थी, समझ में आ गया? हैंड एक्स खोजा था। और उस वहां पर इन यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके पाषाण काल के स्टडी की। इसी वजह से भारत में जो आपके पाषाणकालीन, या फिर अगर पूछा जाए प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एज के जो फादर माने जाते हैं, वो किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को माना जाता है प्री हिस्टोरिक एज। या फिर आप बोल सकते हो पूरा ऐतिहासिक काल। देखो, इतिहास को तीन सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, इसको समझ लो। इतिहास को तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक, और एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है हिस्टोरिक। इसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक, इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक, इसको बोला जाता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक में ऐसे 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 आपके अध्ययन को रखा जाता है, ऐसे काल को रखा जाता है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देकर के उसके बारे में अध्ययन करना होता है। प्रोटो हिस्ट्री में उसको रखा जाता है जिसके पास लिखित साक्ष्य तो है परंतु उसका अध्ययन नहीं किया जा सका है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर आप बात करते हो। हिस्टोरी की अगर बात करते हो, हिस्टोरिक में आप ऐसे लोग, ऐसे क्षेत्रों को रखते हो जहां का लिखित साक्ष्य है और जिसको आप पढ़ भी सकते हो। तो इतिहास के तीन क्रम है: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक होता है। तो यहां पर भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की बात, जिसके पास कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उसका उसकी शुरुआत किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। कहां से की थी? आपके 1863 मद्रास में पल्लवरम के पास से इन्होंने क्या मिला था? एक हस्तकुठार मिला था, हैंड एक्स मिला था, यहां से इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है बात। उसका 1929 में डी टेराव पीटरसन सोहन नदी पहुंच जाते हैं, कश्मीर वाले क्षेत्र में, सोहन घाटी वाले क्षेत्र में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कब मिला था। 1863 में। कहां से मिला था? कहां से मिला था? ये मिला था आपको मद्रास के निकट पल्लवरम से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी? कौन है आपके? अभी बता दिया मैंने, रॉबर्ट ब्रूस फूट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे वो? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरा वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट थे, या इतिहासकार थे? तो याद रखिए, आया हुआ प्रश्न है, सोचिए, ऐसे ऐसे प्रश्न बनता है तो। लेकिन पहले है ना, इस वजह से इनके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज फर्स्ट होती है ना, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लो, बहुत सारे प्रश्न वहां से बन जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिनको फादर माना जाता है, वह, कई लोग बोलेंगे इतिहासकार थे, कई लोग बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, नहीं, वो क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। वो क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लेक कल्चर? ठीक है बात। अब देखिए, फ्लेक मैंने आप लोगों को बताया था, जब आपका कोर उपकरण में से पेबल किसी दूसरे पत्थर से जब वार किया जाता था तो उससे छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। जब इस छोटे छोटे टुकड़ों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया जाएगा उसे बोलते हैं फ्लेक। क्या बोला जाता है? फ्लेक। और जिस समय इसका प्रयोग किया जाएगा उसे बोलते हैं फ्लेक कल्चर। तो कब होगा? निम्न पुरापाषाण काल? नहीं, निम्न पुरापाषाण काल में किसका प्रयोग हो रहा था? कोर उपकरणों का। तो अब इसके बाद किसका प्रयोग शुरू हो जाएगा? मध्यपुरा पाषाण काल में फ्लेक कल्चर, इसी को बोलते हैं फ्लेक कल्चर। तो अगर पूछा है फ्लेक कल्चर है कौन सा, तो मध्यपुरा पाषाण काल है, या फिर आप बोल सकते हो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है। अच्छा, ये फ्लेक कल्चर की उपाधि इसको किसने दी थी? ये थे एसडी संकालिया जी थे। एसडी संकालिया आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको बोला था फ्लेक कल्चर बोला था, क्योंकि इस समय के जो भी आपको औजार मिले हैं वो सब फ्लेक के बने, ज्यादातर किसके बने हुए थे? फ्लेक के, कोर के नहीं थे, वो फ्लेक के बने हुए थे। इसलिए एसडी संकालिया जी ने इसे क्या बोला था? फ्लेक कल्चर बोला था। मध्यपुरा पाषाण कालीन संस्कृति का एक और नाम क्या हो गया? फ्लेक कल्चर हो गया। ठीक है, किसने दिया था? एसडी संकालिया जी ने दिया था, ये आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
उच्च पुरापाषाणकालीन युगीन हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये विवादित है। ये क्वेश्चन क्या है? विवादित है, क्योंकि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है। लेकिन जो आपके प्रश्न बना हुआ है तो मातृ देवी ही प्रतिमा मानी गई है। और विश्व की अगर ओल्डेस्ट प्रतिमा में देखोगे तो इसे माना गया है। तो देखो, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, या बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो ये जो मिला है ये मिला है बेलन घाटी से। कहां से मिला है? बेलन घाटी में। अब एग्जैक्ट लोकेशन में लिखा दे तो बेलन घाटी तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश का। तो बेलन घाटी में जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज, प्रयागराज में एक तहसील है जिसका नाम है मेजा तहसील। मेजा तहसील। इस मेजा तहसील में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला। लोहदा नाला। यहां पर क्या है, एक हड्डी मिली है इस तरह की। एक हड्डी मिली है, ठीक है बात। इसमें छोटी छोटी क्या है, छेद बने हुए हैं। तो यहां पर भी छेद हो गया, यहां पर भी छेद हो गया है, यहां पर भी छेद हो गया। तो ऐसा लगता है कि यह किसी माता की मूर्ति है, ये किसी मातृ देवी की मूर्ति है। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा था कि इस हड्डियों को छेद कर करके माता जी बनाई गई थी, मातृ देवी की बनाए गए थे। लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि लंबे समय तक ये तभी होने के कारण इसमें ये छिद्र हो गए हैं। तो कई लोग इसे मातृ देवी मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि यह एक फॉसिल है, यह एक जीवाश्म है, इसमें इस प्रकार की कोई भी आर्किटेक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मातृ देवी पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। बेलन घाटी में भी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी जगह है? मेजा तहसील। मेजा तहसील में भी कौन सी जगह है? लोहदा नाला। कौन सा है? लोहदा नाला, ठीक है बात। गंदा नाला नहीं, गंदा नाला तो उसमें है, क्या कहते हैं, भाभी जी घर पर है में, ठीक है बात, हप्पू सिंह। हाउ हाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गंदा नाला कानपुर में है, ठीक है। ये कौन सा नाला है? लोहदा नाला है। कौन सा है? लोहदा नाला। प्रारंभिक पूर्ण मानव किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, शुरुआत कहां से? नियंडरथाल जो है ये होमो ही जीनस का है, नियंडरथाल। ये नियंडर एक घाटी है आपके, जर्मनी मिली थी, वहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम नियंडरथाल कर दिया गया था। अब देखो, जो प्रबुद्ध मानव होता है उसे बोलते हैं क्रोमैग्नन। क्या बोला जाता है? क्रोमैग्नन बोला जाता है। ग्रिमाल्डी भी बोला जाता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त नाम बोल लगता है वो क्रोमैग्नन लगता है। बुद्धिजीवी मानव, वाइज मैन जिसको आप बोल सकते हो, जिसका दिमाग पूरी तरीके से चिंतनशील हो चुका है। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव पूछ रहा है ना, पूर्ण मानव किसे बोलेगा? क्रोमैग्नन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्रोमैग्नन को। वहीं पर अगर पूछे सबसे पहला मानव जो खड़ा हुआ वो होमो इरेक्टस है। सबसे पहली बार जिसने औजार बनाया वो होमो हैबिलस है। जिसने सबसे पहली बार दफन या फिर क्रिमेशन शुरू किया था वो नियंडरथाल है, ठीक है बात। ये सब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी उतना ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव कहां पर है? क्रोमैग्नन है। कौन सा है आपका? क्रोमैग्नन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व वेता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट सॉ द भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स पेंटिंग? तो देखिए, सबसे पहली बात जो भीमबेटका की खोज की थी वो की थी वीएस वाकंकड़ ने। किसने किया था बेटा? वीएस वाकंकड़ जी ने किया था। यहाँ पर तकरीबन अगर भीमबेटका की आप बात करते हो तो यहाँ पर लगभग 700 गुफा है, 700 गुफाएं हैं ऑलमोस्ट। और 475, 475 यहां पर शैल चित्र हैं। 475 यहां पर क्या है? शैल चित्र है। अब देखिए, इस शैल चित्र का जो निर्माण था वो शुरू हो गया था अपर पैलियोलिथिक एज से शुरू हो गया था। ये शुरू हो गया था, शुरू हो गया था। तो जो सर्वाधिक आपको चित्र मिलते हैं ना वो मिलते हैं मीजोलिथिक के, मीजोलिथिक के, या फिर आप बोलते हो मध्य पाषाण काल के, ठीक है बात। देखो, मैंने क्या बोला था, एक है आपका पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में कौन सा आ जाता है? लोअर आ जाता है, अपर आ जाता है, और सॉरी, लोअर आ जाता है, मिडिल आ जाता है, और अपर। इस अपर के बाद जो आता है वो आता है मिजोलिथिक। कौन सा आता है? मिजोलिथिक। अब देखिए, जो भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बनना शुरू हो गए थे वो अपर पैलियोलिथिक के थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं वो किस समय के मिले हैं? आपके मिजोलिथिक काल के मिले हैं, याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? वीएस वाकंकड़ जी ने किया था, ठीक है बात। अच्छा, और कहां कहां पर ये चित्र मिले हैं मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। पहला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में भी गुफाश्रय है, वहां पर भी चित्र मिले हैं। दूसरा मिला है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर, जो विंध्याचल वाले श्रृंखलाएं हैं वहां पर, जो कैमूर वाला आपकी पर्वत श्रृंखला जो निकलती है वहां पर कुछ आपके शैलाश्रय हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हो गया, मिर्जापुर हो गया, और उसके बाद सुंदरगढ़। सुंदरगढ़। अगर पूछा जाए ये सब है कहां पर, तो पंचमढ़ी जो है वो सतपुड़ा माउंटेन में पड़ता है। और सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को बोला जाता है। सतपुड़ा जो हिल है उसकी रानी पंचमढ़ी को बोला जाता है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा हिल्स अगर बोलेंगे तो पंचमढ़ी है। ये कहां पर है? एमपी में।
मिर्जापुर में विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन की श्रृंखला आगे गई हुई है, तो वहां पर है, ये है आपका यूपी में। सुंदरगढ़ की अगर आप बात करते हो तो ये है आपका उड़ीसा में, ये कहाँ है आपका उड़ीसा में। और भीमबेटका आपको पता ही चल गया, भीमबेटका कहाँ पर है, ये है आपके एमपी में। भीमबेटका कहां पर है, आपके एमपी में। समझ में आ गई बात। तो ये सारे हैं। तो निम्नलिखित में से किसने आपके भीमबेटका की खोज की थी, वीएस वाकंखड़ जी ने किया था। यहाँ पर जो आपको इमेज पिक्चर्स मिलते हैं वो कब के हैं, अपर पैलियोलिथिक एज के हैं, शुरू हो जाते हैं बनना, लेकिन सर्वाधिक जो मिलते हैं वो कहाँ के मिलते हैं, आपके मीजोलिथिक में। और कहाँ कहाँ पर आपको गुफा चित्र मिल जाते हैं, तो पंचमढ़ी में मिल जाते हैं, मिर्जापुर में मिल जाते हैं और सुंदरगढ़ में मिल जाते हैं। पंचमढ़ी कहाँ पर है, एमपी में है। पंचमढ़ी पंचमढ़ी किस माउंटेन में पड़ेगा, सतपुड़ा में मिलता है। मिर्जापुर कहाँ पर है, विंध्याचल वाले में पड़ेगा, तो वहां पर यूपी में पड़ेगा। सुंदरगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो यहाँ पर गुफाश्रय मिल जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। क्या घघरिया है, नहीं घघरिया नहीं, कौन सा है, लेखैया, लेखैया नहीं, लेखैया मीजोलिथिक साइट है बाबू, मीजोलिथिक साइट है। मीजोलिथिक साइट है, ये कहां पर है, आपके यूपी में। आदमगढ़ की अगर आप बात करते हो तो ये भी एमपी में है, ये भी मीजोलिथिक है, ये भी कौन सा है, मीजोलिथिक है। जैसे बागोर है, आदमगढ़ है, यहाँ पर सबसे पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले मानव ने पशु को पालतू बनाया था, तो बागोर हो गया, बाघौर नहीं। बाघौर, बाघौर निम्न पुरापाषाण काल कालीन साइट है, मैं बागोर राजस्थान की बात करता हूँ। अहमदगढ़ कहाँ पर है, एमपी में है, ये भी मेसोलिथिक साइट है। तो ये सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं, शिलाश्रय या फिर आपको चित्र कहाँ पर मिले हैं, वो आपके भीमबेटका, कहाँ पर है, भीमबेटका में। ठीक है बात। इसके साथ आज की मैंने सीरीज कंप्लीट कर दी है, पहली सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली सीरीज में फिर 15 क्वेश्चन के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होऊंगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है बात, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। आपने को मैं तकरीबन 1000 से 1200 क्वेश्चन में डिस्कस करवाऊंगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोर्स लेना चाहिए तो ऐप तैयार है, वहां पर जाके कोर्स परचेस करेंगे, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस मिलेंगी। पढ़ाने का तरीका जो मेरा होगा वो पहले मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देख लेंगे पूरी तरीके से, फिर मैं लाइव आऊंगा। लाइव आने के बाद जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको करके दिया था उसको मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, वही टॉपिक आप 2 बार पढ़ चुके रहोगे। 2 बार पढ़ने से क्या होगा, वो टॉपिक बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। बैठने के बाद फिर आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट के बाद उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इतिहास तैयार। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं, ये नहीं है कि देखिए फीस बहुत ही कम है, आप वहां पर जाओगे आपको पता चल जाएगा फीस कितनी है। मैं पूरी मेहनत आप लोगों के साथ करता हूँ। मैं चाहूंगा कि जो जितना मुझे आता है, ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना मुझे आता है वो सब मैं आपको दे दूंगा। जितना आता है वो सब देने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पेपर में, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है बात। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इन सब को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आप लोगों की आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दूंगा और उसको मैं लाइव क्लास में आकर के डिस्कस भी कर लूंगा, क्योंकि अगर लाइव क्लास में अगर मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इस वजह से क्या होता है कि क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप प्रश्न देख रहे हो कितने भी, कितने ऊट पटांग बनते हैं प्रश्न। इस समय अगर आप पेपर अगर आप देख रहे होगे तो बहुत ही ऊट पटांग प्रश्न बनते हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी आपका छोड़ा जाए जिससे आप पेपर में जाओ काश ये पढ़ लिए रहते, नहीं ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।